उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने आरोप लगाया कि इमरान खान को शराब और ड्रग्स की लत है। इसके लिए उन्होंने 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराई गई उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट का हवाला दिया और उन्हें नशे की लत होने का दावा किया। इमरान खान की इसी मेडिकल रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इमरान खान की मेडिकल जांच रिपोर्ट में शराब और ड्रग्स की बात सामने आई। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर ने उसी मेडिकल जांच रिपोर्ट के हवाले से इमरान खान को मानसिक तौर पर बीमार भी बताया। साथ ही दावा किया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में उनके पैर में कोई फ्रैक्चर भी नहीं मिला, जिसका हवाला देकर इमरान खान ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी रुकवाई थी और व्हील चेयर का सहारा लिया था। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अब इमरान खान की छवि खराब करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके लिए पाकिस्तान में जगह जगह वॉल ऑफ शेम लगाई गई और उस पर लगी इमरान खान की तस्वीर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूते मारे। इससे पहले शहबाज सरकार ने पीटीआई के नेताओं के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार इमरान की छवि खराब करने का प्लान बना रही है। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि शहबाज शरीफ इमरान का राजनीतिक करियर खत्म करने पर उतारू हैं, क्योंकि रावलपिंडी में इमरान खान के विरोध में वॉल ऑफ शेम लगाई गई, जिसमें लगी इमरान खान की तस्वीर पर शहबाज शरीफ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूते मारे। यानी शहबाज शरीफ लोगों के सामने इमरान की छवि को खराब कर रहे हैं और अगर उनका ये प्लान सफल हो गया तो फिर तो इमरान न घर के रहेंगे न घाट के। इस बीच चीन में एक बड़े कोरोना विस्फोट के दावे ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। चीन के एक स्वास्थ्य सलाहकार ने दावा किया कि जून के आखिर तक तो चीन में कोरोना ऐसा विकराल रूप ले लेगा कि वहां हर हफ्ते 6.5 करोड़ लोग वायरस से बीमार पड़ने लगेंगे। और अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि अब चीन कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम नहीं उठाने वाला। अगर चीन का वाकई ऐसा ढीला रवैया रहा तो ये पूरी दुनिया को ले डूबेगा, क्योंकि कोरोना की चपेट में आए चीन के लोगों के घूमने फिरने पर कोई बंदिश नहीं होगी और वो दूसरे लोगों को भी बीमार कर देंगे। 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना इसी तरह फैला था और चीन में अभी मचा कोहराम भी उसकी हीलावाली का ही नतीजा है। बीते साल चीन ने अचानक अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से तौबा कर ली थी, जिसका साइड इफेक्ट अब सामने आ रहा है। लेकिन शी जिनपिंग का फोकस अब कोरोना पर नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था पर है। और दूसरी तरफ चीन को समंदर में घेरने के लिए पहली बार अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने एक साथ ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। तीनों देशों की नौसेना यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में करेंगी, जिसे चीन अपना बताता है। उसका आरोप है कि अमेरिका उसे घेरने के लिए वहां अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है और वो जानबूझकर उन देशों का साथ दे रहा है जिनका चीन से 36 का आंकड़ा है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में अगले एक हफ्ते तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। इससे पहले इसने ताइवान के साथ भी दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी ड्रिल की थी और उस वक्त भी चीन ने अमेरिका पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तीनों देशों के बीच होने वाला सामान्य सा सैन्य अभ्यास होगा, जिसका मकसद किसी भी तरह से चीन को उकसाना नहीं है। उधर भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से घबराए चीन ने एलएसी पर रूस से मिले हेलीकॉप्टरों की तैनाती शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एलएसी पर चीन अपने देश में बने हेलीकॉप्टर तैनात करने से बच रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके हेलीकॉप्टर इस काबिल हैं ही नहीं कि भारतीय वायुसेना का मुकाबला कर सकें। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के करीब निगाची इलाके में चीन ने एक बेस पर अपने Z-20 हेलीकॉप्टर के बजाय रूस से लिए गए मी-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। निगाची तिब्बत पठार पर तकरीबन 10,000 फीट पर स्थित है, जो एलएसी के पास के दूसरे चीनी प्रांतों में सबसे कम ऊंचाई वाला इलाका है। यानी उस ऊंचाई पर भी चीन के Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर कारगर नहीं है, तभी वो रूस के हेलीकॉप्टरों को तैनात कर रहा है, जबकि भारतीय वायुसेना ने पहले से ही एलएसी पर मी-17 को तैनात कर रखा है। इधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने बखमुत के स्कूलों में बने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत के स्कूलों में अपने कई ठिकाने बनाए थे, जिन पर उसके खूंखार लड़ाकों ने हमला कर दिया और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन के ऐसे 9 ठिकानों पर उसने कब्जा कर लिया, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में खंडहर बन चुकी इमारत पर कब्जे की कोशिश करते दिखाई दिए। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि ये इमारत एक स्कूल की है जो यूक्रेन की सेना का ठिकाना बन गई थी। हालांकि वैगनर ग्रुप के इस दावे पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया और न ही इस दावे को झूठा बताया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर S-400 डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के हथियार अमेरिका के ताकतवर रॉकेटों का मुकाबला करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को जंग में इस डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो खतरनाक रॉकेट मिले उनसे मुकाबला करने में रूस का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। इसी वजह से रूस को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जंग में उतारना पड़ा, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक 36 टारगेट को एक साथ भेज सकती हैं। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन की सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम चलाने की अभी पूरी ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन जंग के दबाव में उनकी हताश सेना इस डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है।
इस बीच रूस ने अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम को वांटेड लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने रूस के सैनिकों की मौत को मजाक बनाया, जिसके बाद रूस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। रूस का आरोप है कि अमेरिकी सांसद जेलेंस्की के साथ बैठकर रूस के मरे हुए सैनिकों का मजाक बना रहे थे। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों को सबक सिखाने के लिए उन्हें भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन अंतरिक्ष में जासूसी करने वाली सैटेलाइट को इसी महीने लॉन्च करने वाले हैं। जापान के मुताबिक वो 31 मई को इसे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष से किम जोंग उन के लिए दूसरे देशों की जासूसी का काम करेगी। जापान के मुताबिक किम जोंग उन अपनी इस स्पाई सैटेलाइट को 31 मई की रात में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि किम जोंग उन की सैटेलाइट की खबर लगते ही जापान ने इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक फौरन पहुंचा दी, क्योंकि तीनों देशों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका उत्तर कोरिया के हर सैन्य ऑपरेशन की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। और जापान तो इतना चौकन्ना हो गया कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर डाल दिए। मतलब अगर जापान को किम की सैटेलाइट लॉन्च से खतरे की भनक लगी तो वो खुद को बचाने के लिए मिसाइलें चला देगा। और तो और जापान ने किम जोंग उन को सीधी चेतावनी भी दे डाली कि वो सैटेलाइट लॉन्च को रद्द कर दें, क्योंकि अगर उसकी जमीन पर आंच भी आई तो वो उत्तर कोरिया से चली हर मिसाइल को मार गिराएगा। जापान और उत्तर कोरिया पड़ोसी हैं और जापान का अंदाजा है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लेकर निकलने वाला रॉकेट जापान के द्वीपों के ऊपर से होकर गुजरेगा। 2016 में ऐसा हो भी चुका है, इसलिए जापान ने किम जोंग उन की सैटेलाइट लॉन्च से पहले बाजुएं चढ़ा ली। इधर रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को मिसाइल अटैक की धमकी दे दी। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां के एक सांसद ने अमेरिका के अलास्का पर मिसाइल दागने की सलाह दी डाली, और ये सलाह रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दी। रूस के मीडिया के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के मददगारों में खौफ पैदा करने के लिए अलास्का पर हमला जरूरी बताया। इंटरव्यू के दौरान रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दावा किया कि रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एक झटके में अलास्का का नामो निशान मिटा सकती हैं। असल में अलास्का रूस के पूर्व और अमेरिका के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और रूस से अलास्का की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर है। वहीं रूस के पास ऐसी घातक मिसाइल है जो पलक झपकते ही अलास्का को हिलाकर रख देगी, जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इधर मणिपुर में दोबारा भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। वहां के काकिंग जिले से आए एक वीडियो में सेना की कई गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर रहेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। काकिंग से आए वीडियो में सेना की कई गाड़ियां दिखाई दी, जिनके जरिए पुलिस और सेना के जवानों ने मैतेई समुदाय के करीब 2000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया। इसके अलावा वहां से आए एक वीडियो में सड़क से गुजरते सुरक्षा बल के काफिले के दौरान लोग तालियां बजाते भी नजर आए। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह भी 4 दिन के मणिपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इम्फाल में सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इधर ईरान से बढ़ते विवाद के बीच इजरायल ने अपने सबसे घातक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। यह परीक्षण इजरायल की सेना ने समंदर में किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया और दावा किया कि उसने अपने जंगी जहाजों को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया। वीडियो में समंदर के बीचों बीच इजरायल की नौसेना का जहाज तैरता दिखा और जैसे ही बटन दबा तेज रफ्तार से आसमान की तरफ एक मिसाइल दौड़ती दिखाई दी, जो सीधे आसमान में उड़ते अपने टारगेट से टकरा गई और उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन अब इजरायल ने समंदर में सुरक्षा के लिए इसे तैनात कर दिया, जो रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने में सक्षम है और 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। इधर दावा किया गया कि इजरायल ने सीरिया में बने ईरान के ठिकानों पर फिर हमला बोल दिया। सीरिया के मीडिया ने हमले का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने मिसाइलें दागी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दावा किया गया कि इजरायल की ये मिसाइलें सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाकर दागी गईं, लेकिन उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जिनका मलबा दमिश्क के बाहरी इलाके में गिरा। दावा किया गया कि ये हमला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इजरायल ने सीरिया पर मिसाइलों की बारिश कर दी हो। इस साल अप्रैल में भी दमिश्क के पास इजरायल ने हमले किए थे, तो वहीं मई में इजरायल के हमले से सीरिया का अलेप्पो शहर दहल गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। उधर